नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन एक तरीके से एक्चुअली रेडियोएक्टिव सीरीज़ ही है। तो रेडियोएक्टिव सीरीज़ के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था। तो आज हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस है, हाउ दे इवॉल्व एंड नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स आर देयर विच हैज़ डिसइंटीग्रेटेड और विच हैजंट डिसइंटीग्रेटेड, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट देम एट एन इंस्टेंट, रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टडिंग लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, और डिसइंटीग्रेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी डीके चेन की वो क्या होती है। ठीक है, और फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे 2 स्टेज डीके का। तो रेडियोएक्टिविटी सीरीज में हम सिर्फ 2 डीके स्टेज देखेंगे, या जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट न्यूक्लियाई किस तरीके से डीके होगा, डॉटर न्यूक्लियाई किस तरीके से डीके होगा। ठीक है, बेटमैन सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आई चीज़ें, डॉटर न्यूक्लियर की एक्टिविटी क्या है, और मैक्सिमम टाइम क्या होगा डॉटर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, वो सारी हम चीज़ें निकालेंगे। और 2 स्टेज डीके में जॉइंट प्रोडक्ट होगा जो हमारा स्टेबल होगा, देन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे उसके लिए वो निकालेंगे। देन फिर एन सीरीज जो बेटमैन इक्वेशन हम देखेंगे एन स्टेज डीके के लिए। ठीक है, यदि हमारे पास रेडियोएक्टिविटी सीरीज में एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उसको देखेंगे। देन हम जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जनरल सॉल्यूशन से, किस तरीके से हम हमारे पास को कितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे दे डीके सीरीज में हम निकाल सके। देन वी विल सी रेडियोएक्टिविटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम देखेंगे, सेकुलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझ में आई चीज़ें, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, और नो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कब होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। ठीक है, तो या और भी कोई डाउट हो किसी भी लेक्चर से संबंधित, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। सो लेट्स स्टडी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो देखो चाहे नेचुरल हो डीके या आर्टिफिशियल डीके हो। ठीक है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हो या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी हो, तो उसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल न्यूक्लियाई है, वो बी में डीके हो गया। ठीक है, वो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, फिर वो सी में डीके हो गया, तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो गया, तो वो बी में डीके हुआ, सी में डीके हुआ, सपोज डी तक वो डीके हो गया, और ये मेरे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना। ठीक है, इसके बाद डीके नहीं हुआ, तो ये क्या एक तरीके से सक्सेसिव डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक रेडियोएक्टिव सीरीज ही तो है। तो इसमें ये मेरे पास क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है, बी और सी क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई है या डॉटर प्रोडक्ट्स है मेरे पास। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। तो जो डॉटर है, ये डॉटर न्यूक्लियाई होगा, ये फर्दर डीके हो गया, इसको हम ग्रांड डॉटर स्पीसीज बोल देंगे, और ये लास्ट में हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बचता है। ठीक है, तो ये क्या एक सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, सीक्वेंशियल चेन बन गई ना हमारे पास, तो ये डीके चेन है, इसी को हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो एन स्टेज लीनियर रेडियोएक्टिव डीके सीरीज की यदि मैं बात करूँ, तो देखिए हमारे पास N1 पार्टिकल्स है। मान लो पहले कितना था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N1 है, तो ये डीके हुआ तो कितने हुए, N2 न्यूक्लियाई। ये भी फर्दर डीके हो रहा है, तो सपोज इसके लिए डीके कॉन्स्टेंट λ1 है। ठीक है, इसके लिए N2 डीके होगा, उसके लिए डीके कांस्टेंट कितना है, λ2 है। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, और हमारे पास फाइनल में एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया। तो ये क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट हो गया, ये मिड में हमारे पास कोई भी के पार्टिकल हमने ले लिया। ठीक है, समझ में आया। तो एन के इसमें क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर केथ मेंबर, कोई भी केथ मेंबर। जैसे थर्ड मेंबर के लिए मैं बात करूँ तो क्या लिखूंगा, N3 लिखूंगा। सेवंथ मेंबर की बात करूंगा तो N7 लिखूंगा। तो केथ मेंबर में यदि लूँ कोई जनरल तो क्या लिखूंगा, एन की तो लिखूंगा। समझ में आया। तो ये होगा। ठीक है, केथ किसी भी इंस्टेंट पे, और लैम्डा की इट्स डीके कांस्टेंट। समझ में आया। और ये एंड प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, स्टेबल। तो ये एन मेंबर्स की सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हमने शो किया। तो एक इनिशियल कंडीशन इसमें क्या है, तो देखो जब ये सीरीज स्टार्ट होगी तो यानी टाइम t इज इक्वल टू 0, तो टाइम जब t इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो जो N1 पार्टिकल है टाइम एट t इज इक्वल टू 0, तो वो कितने हैं, N नोड है। समझ में, मतलब इनिशियल इसमें पार्टिकल्स कितने हैं, N नोड पार्टिकल है, और जैसे टाइम बीता तो कितने बचे, N1 बचे, वो मतलब वो फर्दर डिक्रीज हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं N1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो टाइम जब 0 था तो सिर्फ यही था जिसमें N नोड पार्टिकल थे। क्या ये थे डीके हुआ होगा, नहीं, t0 पे तो डीके हुआ ही नहीं है। तो जो सक्सेसिव पार्टिकल्स मेरे पास होंगे N के, है ना, या कोई भी, वो क्या होंगे, वो तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि टाइम इज 0 एट टाइम 0, तो बाकी के तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो के की वैल्यू कहने का मतलब ये मैंने लिखी यहाँ पे, क्योंकि के में ऑलरेडी 1 यहाँ पे ले लिया मैंने। समझ में आया, तो ये इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, कोई डाउट है। तो ये चीज़ें हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसमें N नोड पार्टिकल्स है, जो कि कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहे हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताएगी किस तरीके से डीके हो रही है। ठीक है, तो जो ईच मेंबर है ना चेन का इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ द प्रीसीडिंग मेंबर एंड लॉस्ट बाय इट्स ओन डीके। अब जैसे मेरे पास सपोज मैं यहाँ पे N1 पार्टिकल था, किस में डीके हुआ, N2 में। ठीक है, फिर ये किस में डीके हुआ, N3 में। ये किस में डीके हुआ,
N4 में, ठीक है। तो आप सपोज इसको लो, तो N3 पार्टिकल है, तो इसके पहले के पार्ट N2 है, बाद वाले कितने हैं, N4 है। तो जो ईच मेंबर है ना, ठीक है, तो इसके जो पहले वाला N3 में N2 तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और N4 ये बन रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे तो गेन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आया एक तरीके से। तो यही है। तो जो प्रीसीडिंग मेंबर है वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, N2 की वजह से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, N3, क्योंकि N2 डीके करके N3 बना रहा है, तो ये गेन हो गया। फिर N2 यहाँ डीके हो गया, तो प्रीसीडिंग मेंबर तो प्रोड्यूस कर रहा है, और वो खुद मेंबर जो है ओन मेंबर वो डीके कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है हमारे पास। तो यदि मैं पेरेंट न्यूक्लियाई की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ डीके ही हो रहा है। किस में डीके हो रहा है, N2 में। तो N1 पार्टिकल्स जो है ना, टाइम के साथ डीके हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा माइनस के λ1 N1। ये हम जानते हैं, बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो माइनस साइन हमने क्योंकि डीके हो रहा है, λ1 का डीके कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो पेरेंट इज ओनली लॉस्ट बाय इट्स ओन डीके, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो खुद से ही तो डीके हो रहा है। अच्छा, इंटरमीडिएट मेंबर्स की तरफ बढ़ें। इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये N2, N3, N4 है ना। अब ये सपोज N तक यदि जाए, N नंबर तक, तो ये इंटरमीडिएट हो गए। तो इंटरमीडिएट कहाँ तक जाएंगे, N-1 तक जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले N-1 पार्टिकल हो गए, तो ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट मेंबर्स है, की वैल्यू 2 से लेकर N-1 तक जा रही है। तो जितने भी इंटरमीडिएट मेंबर है ना, ठीक है। अब देखो N3 जो है वो N2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और खुद डीके हो रहा है, तो प्रोड्यूस रेट तो ये होगा, उससे पिछले वाले से प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे मैं सपोज N3 का लिखूँ मैं, है ना, DN3 लिखूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, λ2 N2, पॉजिटिव लगाया मैंने साइन, और फिर यहाँ मैंने क्या लिखूँगा, माइनस के λ3 N3, है ना। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि जो N3 है वो डीके हो रहा है, क्योंकि देखो ये λ1 हो गया, ये λ2 हो गया, यह λ3 हो गया, तो λ2 N2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, λ3 N3 डीके हो रहा है। तो प्रीसीडिंग मेंबर्स की वजह से तो प्रोड्यूस होगा और लॉस होगा ऑन इट्स डीके। तो इसीलिए देखो जनरली क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं जनरली ऐसे ही तो लिखूँगा, एट फॉर एनी के मेंबर, तो K-1 N-K-1 और ये λK N-K, ऐसा लिखूंगा जनरल। तो ये इंटरमीडिएट मेंबर के लिए होगा कोई भी, तो आप K की वैल्यू 2 से लेकर -1 तक रख सकते हो, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये मेरे पास अब एंड प्रोडक्ट है, क्या ये एंड प्रोडक्ट है, तो ये तो सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है, अब ये बाद में डीके नहीं होगा, तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, तो जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट है उसके लिए K की वैल्यू N है ना। तो देखो ये इंटरमीडिएट के लिए तो N-1 तक जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट को मैं क्या लिखूंगा, तो एंड प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, तो λN-1 N-1, ठीक है। क्योंकि ये इससे क्या हुआ है, देखो मतलब ऐसे ही तो होगा, N-1 जो है ये मुझे क्या मिला, फिर N मिला, तो λN-, तो इसने इसको प्रोड्यूस किया है, तो देखो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव साइन बना है, ठीक है। N-1 डीके हो गई तो N-1 डीके हो गई तो मुझे ये मिला है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन लिखा है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट के लिए हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो स्टेबल एंड प्रोडक्ट ओनली प्रोड्यूस्ड हुआ है, लॉस नहीं हुआ, तो जो उसका प्रीसीडिंग मेंबर था उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया ना, अब डीके नहीं करेगा, तो डीके नहीं करेगा तो कुछ माइनस क्यों करूँगा मैं इसमें से, ठीक है। तो एट ऑल टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो कंजर्व रहेंगे, क्योंकि भाई इनिशियली भाई एट T इज इक्वल टू 0 तो सारे मेंबर्स N नोड ही हैं, है ना। बाद में वो डीके हुए तो कितना, पहले वाले के पास N1 बचा, फिर दूसरे वाले के पास N2 बचा एट एनी टाइम, तो जस्ट मान लो एट एनी टाइम लास्ट वाले के पास N1 बचा। तो इन सभी को जोड़ के तो मेरे पास एट T इज इक्वल टू 0 कितने पार्टिकल्स थे, न्यूक्लियाई, N नोड ही आएगा। तो वो ये की वैल्यू 1 से यदि मैं लूँगा N तक, तो मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, समझ में आई चीज़ें। अब हम ना N सीरीज़ का तो देखो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकालने मुश्किल हो जाएंगे, तो हम सिर्फ 2 स्टेज डीके करेंगे। तो ए है ना, किस में डीके हुआ, B में डीके हुआ और C में डीके हुआ, तो ये 2 स्टेज डीके हुआ। इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 मेंबर्स, ठीक है, समझ में आया। या 3 मेंबर चेन है, ये ऐसे भी कह सकता हूँ 3 मेंबर चेन है ना, 3 मेंबर चेन जिसमें 2 डीके हुए हैं, एक पहला स्टेज में यहाँ हुआ, दूसरी स्टेज में यहाँ आया, 2 स्टेज डीके बोल दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे, समझ में आई बात। तो एक जनरल ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया, तो कंसीडर कर लेते हैं। तो N1 था N2 में बदला, N2 किस में चेंज हुआ, N3 में, और N3 क्या है मेरे पास, स्टेबल है। अब इसके बाद डीके नहीं होगा, तो एट T इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू 0, N1 पार्टिकल्स तो N नोड है, N2 तक तो जन्म ही नहीं हुआ होगा उनका, तो समय 0 पे, तो ये भी 0, और N3 जब टाइम 0 होगा तो ये भी 0, तो ये इनिशियल कंडीशन मेरे पास आ गई, ठीक है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई मेरे पास क्या है, यही तो है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई ये है, तो dN1/dt, तो ये डीके हो रहा है ना, तो डीके हो रहा है किस में, है ना, तो मैं डीके हो रहा है तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है N1 में, तो माइनस के λ1 N1 ऐसे तो लिखूंगा,
समझ में आया। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्यूशन बता रखा है इसका किस तरीके से निकालते हैं। तो n1 मेरे पास कितना आएगा, एन नोड ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है, बार बार देखो अब मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सोल्व कराया है। तो ये पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, ये डॉटर है, ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है जो स्टेबल है, समझ में आया। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। देखो ये इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म आ रहा है। आप इसको n1 को नीचे इधर लेकर आओगे, लोगे तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, मैं ऑलरेडी इसको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूँ। तो ये होगा एक्टिविटी क्या होगी पेरेंट न्यूक्लियाई की, तो हम जानते हैं एक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। तो ये रख देंगे, ये एन नोड ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। तो ये इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी। तो इनिशियल एक्टिविटी को हमने ये लिख लिया, समझ में आया। या आप A0 भी लिख सकते हो, ए नोड वो भी है, मर्जी आपका। ठीक है, तो ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें। सॉल्यूशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, अब देखो डॉटर न्यूक्लियाई के लिए करते हैं, तो यही तो था हमारे पास। ठीक है, तो डी के कॉन्स्टेंट इसके लिए लैम्डा 1 था, इसके लिए लैम्डा 2 था। तो डॉटर न्यूक्लियाई देखो, तो डॉटर न्यूक्लियाई टाइम के साथ n2 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, तो देखो, तो लैम्डा 1 n1 तो गेन होगा, है ना भाई, इसमें गेन हो रहा है और ये डीके भी हो रहा है। तो डीके ये हो रहा है ना डीके, तो डीके कांस्टेंट कितना है, लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 2 n2 डीके कांस्टेंट हो गया। तो देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर आप सोल्व करने, तो ये मेरे पास देखो बन गई इक्वेशन करके। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n1 हमने अभी सोल्व किया है, एन नोड ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस के लैम्डा 2 n2, समझ में आया। तो देखो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया। आप चाहो तो इसको फर्दर लिख सकते हो dn2, है ना, इसको ये प्लस हो जाएगा लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नोड ई टू द पावर माइनस के लैम्डा 1t। तो देखो यदि आप गौर से देखो ना, ये इक्वेशन जानते हो किस फॉर्म में बन गया, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस के, तो p कोई कॉन्स्टेंट हो गया मेरे यहाँ पे, p क्या है, p सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये y हो गया इज इक्वल टू, समझ में आया। ठीक है, एंड ये मेरे पास यहाँ पर इट इज सम क्यों जो होगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, वही तो है, समझ में आया। या यहाँ पर कोई तो ये फॉर्म आ गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो देखो ये जनरल फॉर्म इसी फॉर्म में है, तो आप इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकालते हैं, e टू द पावर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, dx लिखोगे और यहाँ पर p कांस्टेंट जो टर्म है, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इसको यदि आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर p कांस्टेंट टर्म क्या है, लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 2 आ गई। तो dx यानी यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो dt हो गया। तो इज इक्वल टू लैम्डा 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, लैम्डा 2 dt। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपने 11th 12th में आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप जब e टू द पावर लैम्डा 2 जो इंटीग्रेशन फैक्टर है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो e लैम्डा 2 dt, ठीक है, ये हमारे पास ये बनेगा, फिर ये लैम्डा 2 n2 e टू द पावर लैम्डा 2 t, ठीक है, और ये लैम्डा 1 n नोड e टू द पावर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 t, ये बन गया। तो देखो इसको a के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन हम यदि n2 e टू द पावर लैम्डा 2 का करें, है ना, समझ में। अब देखो इसको एक बार बाहर रख लिया, n2 का डिफ्रेंशिएशन किया तो यही तो आएगा, और एक बार हमने फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो, है ना, और फिर n2 को बाहर रखा, ये चीज़ आ गई, समझ में। तो ये है, तो ये फैक्टर हमें मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख ली, लैम्डा 1 n नोड e लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 t, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अच्छा, अब तो देखो अब आसान है इसका। तो मैं यदि इसको ऐसे लिखूँ, देखो d n2 e लैम्डा ये, ठीक है, और ये लैम्डा 1 n नोड e लैम्डा 2 माइनस के e dt उधर ले गया। अब दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। तो इंटीग्रेशन ये dy बन गया, dx है, तो यही आएगी टर्म इंटीग्रेट करने के बाद n2 e लैम्डा 2 t, ठीक है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन का 0 से इज इक्वल टू एट टाइम t तक ही तो करना है। तो एट टी टाइम जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये स्टेबल हो गया होगा, या जब तक ये डीके हुआ है n2, समझ में। तो एट एन इंस्टेंट, तो इसको अब आप निकालो। देखो लैम्डा 1 क्या होगा, कांस्टेंट है, n नोड भी कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वही होता है, लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, ठीक है ना। तो जैसे आप इंटीग्रेशन में बताऊँ, e टू द पावर के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर के एक्स और एक के नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आया। तो ठीक है, हो गया बस, और क्या। अब ये 0 से t आप इस पर लिख सकते हो, लिमिट लगा दी मैंने। तो आपके पास क्या मिला,
लैम्डा टू ये, ठीक है। तो अब जब टी रखोगे तो आप सिंपली लैम्डा वन एन नोड, ठीक है, लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन और ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन टी माइनस, अब ये ज़ीरो रखो तो ये लैम्डा वन ये तो वन हो जाएगा है ना, और ये लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन, ये टर्म आ गई, ठीक है। कोई डाउट है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई अब चीज़ें। कैसे सिंपल हो गई? अब एन टू को आप एज इट इज़ रखो यहाँ पे, इसको उधर लेकर जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लैम्डा टू टी टी। तो देखो पहले आप लैम्डा वन और एन नोड को कॉमन लेके लिख लो, कॉमन लिखा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये तो माइनस लैम्डा वन टी बचेगा यहाँ पे, और माइनस ये माइनस के लैम्डा टू टी बचेगा। तो ये बन गई मेरे पास, समझ में आया? तो देखो कितना सिंपल है। तो ये बेटमैन सॉल्यूशन आ गया 2 मेंबर चेन के लिए, ठीक है, सॉरी 3 मेंबर चेन के लिए। तो देखो 3 मेंबर चेन हमने लिया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो इंटरमीडिएट होते हैं ना उनके सॉल्यूशंस को ना हम बेटमैन सॉल्यूशन बोलते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे N1 था, N2 में बदला, फिर N3 में चेंज हुआ, फिर N4 में, फिर N5 में, तो ये जो है ना ये इंटरमीडिएट सॉल्यूशन जो हमें मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको बेटमैन सॉल्यूशन हम बोलते हैं, क्योंकि बेटमैन ने ही दिए थे, उन्होंने ये पूरा निकाला था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। अब इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो लैम्डा वन को आप अंदर एन नोड बाहर रखो, लैम्डा वन और लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन को अंदर रखोगे ना, तो इसको मैं सी लिख लेता हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, समझ में आया? और ये C2 मेरे पास ये आ गया इसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। कोई डाउट है तो ध्यान रखना। तो एक तो चीज़ ये, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो देखो याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। तो जैसे सपोज मेरे को N3 के बारे में लिखना हो, सॉरी N2 ही ले लेता हूँ, N3 तो बताऊँगा फिर बाद में मैं आपको एग्जाम्पल से। तो N3 क्या होगा, देखो एन नोड बाहर लो तो C1, तो कितने मेंबर N2 है तो 2 ही मेंबर हम लेंगे, मतलब लैम्डा वन लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे और फिर लैम्डा टू तक जाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ 3 होता तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री तक जाते, लैम्डा 4 होता तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा 4 लेते, ठीक है। अब देखो C1 को लिखना है तो C1 को लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों बहुत ज़्यादा आसान मैं बोल रहा हूँ? अब देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर है लैम्डा वन, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा लैम्डा वन, समझ में आया? कोई डाउट है? अब देखो कहने का मतलब देखो क्या है, नो सॉरी ये हमारे पास मतलब N2 है ना, तो इससे एक मेंबर कम लो आप, तो एक मेंबर कम कहने का मतलब है लैम्डा वन ही लूँगा, तो बस लैम्डा वन ही लेना है आपको। यदि मान लो यहाँ पर 3 होता तो आप लैम्डा वन और लैम्डा टू लेते, 4 होता तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, याद रखने का तरीका बता, ठीक है। अच्छा तो देखो बचा लैम्डा टू बचा आपके पास, तो लैम्डा टू में से इसी को घटा दो लैम्डा वन को, मतलब जो यहाँ है ना ये इसको घटाना है, समझ में आया? तो घबराने वाली बात नहीं है, यदि अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं जनरल फॉर्म में भी बताऊंगा तो हम समझ लेंगे। यहाँ कितना है, लैम्डा टू घटाएंगे, अब माइनस करेंगे लैम्डा टू, किससे करेंगे, लैम्डा वन से ही करेंगे हम, और ऊपर तो लैम्डा वन आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर हम क्या लिखेंगे वो चीज़ लिखेंगे। अब जैसे मान लो 3 मेंबर होता तो 3 मेंबर के लिए मैं ऊपर जानते क्या लिखता, लैम्डा वन लैम्डा टू का प्रोडक्ट लिखता। 4 मेंबर होते तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लिखता ऊपर प्रोडक्ट में, सब में सेम रहता, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। ये है, तो कोई बात नहीं, यदि अभी समझ में नहीं आएगा तो डोंट वरी, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखो ये चीज़ हो गई। अब देखो इक्वलिटी के कांस्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने ये यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किया ना, ठीक है ना, तो ये देखो जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे लिए एक तरीके से लैम्डा वन और लैम्डा टू क्या अलग अलग है, तभी तो इंटीग्रेट करा है। यदि सेम हो तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, क्योंकि यदि सेम होगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, तो खाली डी टी मिलेगा, समझ में आया? क्योंकि लैम्डा वन लैम्डा टू यदि इक्वल हो जाए तो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो एक्सपोनेंशियल टर्म तो नहीं है, तो सिंपली ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो एक तरीके से स्पेशल केस होगा, ओकेजनली आ रहा होता है कि कहीं पे मतलब हम कर रहे हैं तो दोनों का लैम्डा वन लैम्डा टू कांस्टेंट हो गया, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हम ऐसे भी आते हैं। तो ये रे ओकेजनली होता है, ऐसा नहीं कि भाई फ्रिक्वेंट हो रहा हो, ठीक है ना। यदि होगा तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, कभी भी न्यूक्लियर डिके वगैरह हो रहे हैं तो ना, तो उनके डिफरेंट ही होता है डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वल वाला भी मैंने बता दिया, इवन सम ऑफ द बुक्स इवन दे डू नॉट इवन मेंशन दिस थिंग, ठीक है। बात करते हैं एक्टिविटी की। तो देखो एक्टिविटी क्या होगी, तो सिंपली एक्टिविटी A2 लैम्डा टू और ये N2, ठीक है। ये मैंने अभी निकाला है N2, तो देखो N2 का हमने रख दिया, सिंपल, समझ में आया? ये हो गया। और लैम्डा वन एन नोड हम जानते हैं ए नोड होता है, इनिशियल पेरेंट एक्टिविटी, तो इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। अब देखो हम टाइम ऑफ मैक्सिमम डॉटर एक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डीके चेन क्या है, N1 किस में बदला था, N2 में, ये डॉटर है और ये N3 है, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, ये मेरे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये डॉटर है, ठीक है ना। तो देखो जो डॉटर एक्टिविटी है वो तो 0 से स्टार्ट होगी, है ना। क्यों? क्योंकि N1 डिके होना स्टार्ट होगा, तो ये जब N1 डिके होगा, N1 क्या होगा, डिके होगा,
तो N2 क्या होगा, बिल्ड होगा, सीधी सी बात है, बिल्डअप होगा। N1 के डिके होने से ही तो N2 बिल्डअप होगा, तो डॉटर की जो एक्टिविटी होगी वो तो 0 से स्टार्ट होगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। बट t=0 पे तो 0 ही था, जैसे जैसे समय बदला N1 डिके होता गया और किस में बदल रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई में बदल रहा है, ठीक है। और डॉटर न्यूक्लियाई तो खैर डिके हो ही रहा है आगे भी, कर कोई नहीं। तो डॉटर न्यूक्लियाई की जो एक्टिविटी है वो तो 0 से स्टार्ट होगी और वो एक मैक्सिमम तक रीच करेगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम क्या देखते हैं, आप यदि ये डॉटर एक्टिविटी है ना, इसको अपलोड भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मेरे पास सपोज A2 है और ये टाइम है, तो हम जब ये 0 से स्टार्ट होगा तो इस तरीके से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो मतलब एक डॉटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम तक जाएगी, फिर उससे फिर बिल्डअप नहीं होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिके भी तो हो रहा है ना, ये स्टेबल नहीं है कि रुक जाएगा, नहीं, ठीक है, ये डिके भी हो रहा है N3 में। तो डॉटर एक्टिविटी 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम तक जाएगी, ठीक है, और फिर डिक्रीज़ करेगी, ये ऐसे डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये जो टाइम होगा ना जहाँ पर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उसी टाइम को हम टी मैक्सिमम बोलेंगे। तो टी मैक्सिमम पर डॉटर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दो तो dy/dx क्या हो गया, 0 ही तो होगा, या मैं कहूँ A2 को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एट दिस पॉइंट तो 0 आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। तो वो ये टी मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉटर एक्टिविटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो ये सारा चीज़ तो मेरे पास कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, -λ1 आ गया, फिर -λ2 आ गया, प्लस हो गया =0, ठीक है, समझ में आया। तो ये पूरा इधर चला गया, 0 हो गया, ये टर्म होगी λ1 और टी की जगह टी मैक्सिमम लिखा, समझ में आया। तो λ1 नीचे ले गया, एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं आई, ठीक है, कोई डाउट है। तो एंटी लॉग जब ई को एक्स पावर हटाएंगे तो ये लोग आ जाएगा इधर, तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, λ2 माइनस के λ1 टी मैक्सिमम और ये लोगरिथमिक नेचुरल लॉग λ2 अपॉन में λ1, और टी मैक्सिमम मेरे पास फिर क्या होगा, नीचे ले जाओ इसको, ठीक है ना, 1 अपॉन में λ2 माइनस के λ1 और लोग λ2 माइनस के λ1, तो ये टी मैक्सिमम आ गया मेरे पास, यही तो आया 1 अपॉन λ2 माइनस λ1 और ठीक है इंटू में लोग। तो टी मैक्सिमम पर ये हो गया, ठीक है। तो आप यदि ध्यान से देखो टी मैक्सिमम पर क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है और रेट ऑफ डिके है वो इक्वल हो रहा है, सीधी सी बात है। अब देखो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इस पॉइंट पर, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ डिके कम है। मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कम है, रेट ऑफ डिके ज़्यादा है। इस पॉइंट पर रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डिके इक्वल है, ठीक है, टी मैक्सिमम पर, समझ में आया। तो जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, समझ में आया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यही तो प्रोडक्शन कर रहा है। तो एक्टिविटीज़ होगी ना λ1 N1, ठीक है, कहाँ पे, टी मैक्सिमम पे, वो इक्वल होगी, ये प्रोडक्शन होगा और ये डिके भी तो हो रहा है, यहाँ पे λ2 है तो λ2 और ये N2 टी मैक्सिमम। तो एक्टिविटी ऑफ डिके या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्टिविटी ऑफ डिके और एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो गया, समझ में आया, ठीक है। नहीं तो आप इक्वेशन भाई ऐसी तो लिखते हैं, अब यदि आप ध्यान से देखो हम क्या लिखते हैं, dN/dt ये लिखना है, तो λ1 N1 प्रोड्यूस कर रहा है और माइनस के λN2 डिके हो रहा है, इसी से तो हमने एक्टिविटी निकाला था। तो टी मैक्सिमम पर ये टर्म भी तो 0 होगी, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो टी मैक्सिमम पर एक्टिविटी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, समझ में आ गया। तो ये ध्यान है रखना। तो जो फिजिकल इंपॉर्टेंट रिजल्ट से हम क्या समझे, डॉटर एक्टिविटी मैक्सिमम तक पहुँचती है एट द इंस्टेंट पेरेंट डॉटर एक्टिविटी इक्वल हो गई, ठीक है, उस पॉइंट के बाद डॉटर एक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है, समझ में आया, ध्यान रखना। तो अब हमने डॉटर न्यूक्लियाई भी पढ़ा, अब हम बात करेंगे एंड प्रोडक्ट की। तो देखो एंड प्रोडक्ट क्या है, देखो N1 था N2 में बदल गया और ये N3 में बदल गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो बहुत तरीके हैं इसको निकालने के लिए, देखो एक तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो DN3T है, ठीक है, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, λ2 N2, ये तो लिखूँगा इसके इक्वल इक्वेशन, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है। N2 की वैल्यू अभी मैंने पीछे निकाली है, N2 की वैल्यू यहाँ रखूँगा, फिर इसको सोल्व करूँगा। एक तरीका तो देखो ये है निकालने का, इस है ना। दूसरा बहुत आसान सा तरीका है, तो हम जानते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो कंजर्व है, तो टोटल तो N नोड थे, उसमें से मैं N1 भी घटा दूँ, N2 भी घटा दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, N3 मिल जाएगा एट एन इंस्टेंट। तो एक ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये N नोड हो गया, माइनस N1 हम जानते हैं N नोड ई माइनस के λ1T, और ये N2 की मैंने वैल्यू लिखी, देखो N नोड कॉमन ले लिया बाहर, तो N3 मेरे को सिंपली मिल गया, ठीक है। और जब T इनफाइनाइट होगा बहुत समय बाद, ठीक है, तो ये देखो स्टेबल एंड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अब स्टेबल है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है, या ये अगर ये अनस्टेबल होता N3 के बाद N4 होता, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता था,
ठीक है ना, क्योंकि वो कंजर्वेशन तो लो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अभी यही खत्म हो गया था तो इसलिए ऐसा लिख लिया। N4 भी रहता तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता, माइनस के λ3 N3 लिखता इसमें, तब सोल्व करता। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट था इसलिए मैंने ऐसा लिखा, समझ में आया। तो देखो जब t इनफाइनाइट होगा तो देखो स्वाभाविक सी बात है, t जब टर्म इनफाइनाइट होगी मतलब बहुत समय बाद, तो देखो ये टर्म जब इनफाइनाइट होगी एक्सपोनेंशियल, तो 1/e इनफाइनाइट टर्म्स 0, तो ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। तो N3 इवेंचुअली N नोड में बन जाएगा, स्वाभाविक सी बात है भाई। ये N1 N2 में डिके हो गया और N2 किस में डिके हो गया, N3 में डिके हो गया, ये स्टेबल हो गया। फिर N3 भी पूरा डिके हो जाएगा बहुत समय बाद, ठीक है ना। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली N नोड के आसपास मिलेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो बेटमैन सॉल्यूशन हम बात करते हैं। तो जब हम बेटमैन सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो बेटमैन यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर है उनकी बात करते हैं। तो ये जनरल चेन हो गई, लास्ट वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो गया। तो जो इंटरमीडिएट है ना, जो के की वैल्यू कहाँ से, ये वाले, ठीक है, यानी N1 से N2 फिर N-1 और ये मेरे पास जो है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट मेंबर है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट मेंबर। इनका जो सॉल्यूशन होता है उसे ही हम बेटमैन सॉल्यूशन बोलते हैं, बेटमैन सॉल्यूशन बोलते हैं, ध्यान रखना। काफ़ी बुक्स में मतलब इनके सॉल्यूशंस को भी बेटमैन बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली इन्हीं के सॉल्यूशंस को बेटमैन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, यदि इनको भी बोला गया तो घबराने वाली बात नहीं है, क्या बोल दिया गया, क्या कह दिया गया, ठीक। तो बेटमैन इक्वेशंस को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो किसी भी मेंबर्स के लिए लिखना हो तो के की वैल्यू 2 से N-1 तक जाएगी। तो देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 मेंबर लिए थे, N1 N2 N3। अब ये जनरल क्या गया, जनरल सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, तो आप एन की इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये इंटरमीडिएट के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। N1 के लिए तो बहुत आसान है निकालना, और एंड प्रोडक्ट के लिए भी मैं बताऊँगा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो आसान है निकालना। इसके लिए हम देखो, मान लो मेरे को N4 लिखना है, तो N4 के लिए मैं क्या लिखूँगा, तो ठीक है, N नोट बाहर, तो C1 e⁻ के λ1t, फिर C2 e⁻ के λ2, फिर C3 e⁻ λ3t, और ये C4 e⁻ के λ4। बन गया सॉल्यूशन, खत्म। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सोल्व करनी, कुछ नहीं सोल्व करना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। इंटरमीडिएट है तो के पार्टिकल्स के लिए क्या लिखेगा, एन के की वैल्यू एन नोड C1 e⁻ λ1, C2 e⁻ λ2, C3 e⁻ λ3, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। मैंने जब N2 का बताया था ना आपको निकाल के, इस फॉर्म में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस, उसमें अपने देखा हो। अब देखो इसको और कैसे लिखे, और जनरल लिखना हो तो, थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो, कुछ भी नहीं है, एन नोड, ठीक है, तो CI e⁻ के λ खत्म, ऐसे लिख देंगे। यही तो लिखा हुआ है मैंने। अब बात है बेटमैन कोफिशिएंट की। तो ये C1 को कैसे लिखें, कैसे इसको याद रखें, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैसे आसान है देखो, तो किसी भी मेंबर के लिए जो बेटमैन कोफिशिएंट आप लिखोगे उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट एक्चुअली में, ये जो पाई बना है ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अब देखो के मेंबर्स के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज आप इसको ना ऐसे समझो, तो मेरे को ना N3 के लिए लिखना है, ठीक है। तो N3 के लिए मैं क्या करूँगा, N3 के लिए ध्यान से देखना। तो मेरे को N3 के लिए N नोड हो गया, C1 e⁻ के λ2, C2 e⁻ के λ2, ठीक है, और ये C3 e⁻ λ3। अब मेरे को C1 चाहिए, तो C1 देखो मैं कैसे लिखूँगा। अच्छा कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, ओ सॉरी के की वैल्यू 3 की तो ले लिखा। अच्छा तो एक कम कर दो, यानी 2, जैसे K-1 किया ना ऐसे ही। तो मैं लैम्डा लूँगा, लैम्डा लेना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ऊपर की मैं बात करूँ तो 3 है ना। अच्छा 2 लिखो, सिर्फ 2 लिखो, एक तो λ1 लिखो और एक λ2, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान आएगा। और यदि ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं ये तो बाद में बताऊँगा आपको, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर प्रोडक्ट आ गया, अब नीचे डिफरेंस लिखना है। अब देखो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, λ1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ λ1, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। इसी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, समझ में आ गया। अच्छा तो λ1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में से घटाना चाहिए, λ2 में से घटा दो, λ3 में से घटा दो, ये घटा दिया, आगे लिखा गया, बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा ऊपर वाला सेम रहना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, λ2 है ना, λ2 इसी को घटाना है। λ2 को λ2 में से तो घटाएंगे नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। λ1 में से घटा सकते हैं, ये घटा दिया, λ3 में से घटा सकते हैं, ये घटा दिया। देखो कितना आसान है। C3 लिखना है, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा,
ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम रहा। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लैम्डा 3 है, तो लैम्डा 3 को घटाएंगे तो लैम्डा 1 में से घटा सकते हैं, लैम्डा 2 में से घटा सकते हैं, लैम्डा 3 माइनस 3 नहीं कर सकते, वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, देखो कितना ज़्यादा आसान है याद रखना। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देखो यदि मेरे पास ये 4 हो तो मैं यहाँ पे लैम्डा 4 कर देता हूँ, तो एक और टर्म जुड़ जाएगी C4 e⁻ माइनस के लैम्डा 4t। 4 है तो इसमें से एक कम कर दो, तो लैम्डा 1 प्रोडक्ट लैम्डा 2 प्रोडक्ट लैम्डा 3। तो ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे, भूल जाओगे। अच्छा, तो ऊपर में ये सब में आएगा, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 3, फिर यहाँ भी लैम्डा 3, यहाँ भी लैम्डा 3, और एक और टर्म आएगी C4, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो क्या, यहाँ लैम्डा 1 है, इसी को घटाना, लैम्डा 2 में से घटाया, लैम्डा 3 में से घटाया, लैम्डा 4 माइनस के लैम्डा 1, यहाँ लैम्डा 2 घटाएंगे, है ना, एक वो टर्म जुड़ जाएगी, लैम्डा 4 बाद में से घटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे लैम्डा 4 में से लैम्डा 3 घटा सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 और ये लैम्डा 4 माइनस के लैम्डा 3। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक और ये है कि जो वेटमैन कोफिशिएंट्स का सम होगा C1 C2 C3, है ना, सारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आपको C1 C2 पता है तो C3 आप निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, तीनों का सम 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, समेशन सबका 0 होता है। तो ये है, तो देखो के क्या है एक्चुअली में, के ये जो ऊपर मैंने लिखा है क्या प्रोडक्ट ही तो है, लैम्डा का प्रोडक्ट है, तो के क्या है, एक मेंबर कम लिया K-1 तक प्रोडक्ट होगा, तो इंडेक्स ऑफ मेंबर ही तो है जिसकी पॉपुलेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ ऑल डीके कांस्टेंट, कहाँ तक एक मेंबर देखो कम तक लिया है, तो डीके कांस्टेंट का ऊपर क्या प्रोडक्ट ही तो लिया है मैंने, समझ में आ गई बात, एक मेंबर बस कम लिखा है, नीचे प्रोडक्ट नहीं है, नीचे प्रोडक्ट का डिफरेंस है, वो सॉरी डिफरेंसेज है उनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस। तो ये देखो, समझ में आ गई बात, ये है। तो देखो इधर जे वेरी कर रहा है, ये आई कांस्टेंट है, सारा डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब ओ ले आई डिस्टिंक्ट होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया रेडिएक्टिव डीके कांस्टेंट का। अब किसी का भी निकाल सकते हो। तो देखो पेरेंट न्यूक्लाई हो गया, ये N2 N3, ठीक है ना, N4 डैश 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 Nn। तो ये इंटरमीडिएट का तो मैंने अभी आपको बता दिया, पेरेंट न्यूक्लाई का तो बहुत ज़्यादा आसान है सोल्यूशन, ये हो गया, सिंपली यही आएगा। ठीक है, बात करते हैं एंड प्रोडक्ट के सोल्यूशन की। तो जनरल चेंज यदि एन मेंबर्स उसमें है तो स्टेबल एंड प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई कंजर्व होते हैं। तो जैसे N3 के लिए मैंने क्या बताया था, N3 निकालना हो तो N नोड में से इनिशियल वाले में से N1 घटा दो, N2 घटा दो। इसी तरीके से स्टेबल, ये स्टेबल के लिए था, स्टेबल प्रोडक्ट ध्यान रखना, यदि ये स्टेबल हो तभी हम ऐसा करेंगे, समझ में। ये तब मत कर देना यदि N4 के लिए निकालना हो, तब नहीं होगा, यदि N4 क्या हो, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबिलिटी हो तभी वो निकाल सकें लिखना। तो लास्ट प्रोडक्ट ये स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम कैसे लिखेंगे, N नोड में से घटा दो सारे, बेटमैन सोल्यूशन ही तो घटाना सारा, तो के की वैल्यू जो है 1 से लेके N-1 तक जाएगी, बस सिंपली ये हो गया, यही तो आएगा, समेशन ही तो है। ठीक है, तो बेटमैन सोल्यूशन से तो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, ये ग्रो करेगा, क्योंकि डिके नहीं हो रहा ना, स्टेबल प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्दर डिके नहीं हो रहा है, तो मोनोटोनिकली ग्रो करेगा, सीधी सी बात है। कोरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी निकालना हो केथ मेंबर का, तो देखो सिंपल है, ये क्या होता है, यही तो होता है लैम्डा के एन के, ये हमने निकालना सीखा ही है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी। तो 6 मेंबर हैं, देखो 6 मेंबर हैं, कितने स्टेज में डिके हुआ है, 1 2 3 4 5 स्टेज में डिके हुआ है। तो यदि डॉटर के लिए लिखना हो तो N2 के लिए क्या लिखोगे, N नोड C1 C2, देखो कितना आसान। ठीक है, बेटमैन कोफिशिएंट आएगा, तो देखो N2 के लिए लिखना है ना, तो ऊपर देखो क्या लिखेंगे, N2 है तो इससे एक कम, तो लैम्डा 1 ही आएगा प्रो। ठीक है, तो बस क्या लैम्डा 2 में से ये लैम्डा 1 घटाना है, C2 कैसे लिखना है, लैम्डा 1 ऊपर सेम रहेगा, यहाँ लैम्डा 2 लिखा हुआ, तो लैम्डा 1 में से लैम्डा 2 घटाना है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, कॉमन ले लो, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से N3 के लिए है C1 C2 C3 ये आएगा, तो कोफिशिएंट ये हो गया। 3 मेंबर है तो ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो 3 मेंबर के लिए एक घटाना है, लैम्डा 3 तक नहीं जाएंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तक जाएंगे, ये लिखा। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा 1 घटाना है, यहाँ भी घटाया, यहाँ भी घटाया, यहाँ इसमें लैम्डा 2 घटाएंगे, देखो लैम्डा 2 घटाया है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 3 घटाया, तो बहुत ज़्यादा आसान है याद रखना। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको, तो हो गया। तो सिंपली सारी चीज़ आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 देखो कॉमन लिया है, एन नोड कॉमन लिया है, तो कितना आसान है। देखो ये C1 लिखा था यहाँ पे हमने, तो ठीक है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 ही तो था, बाहर ले लिया, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है,
तो ब्रेटमैन सॉल्यूशन इंटरमीडिएट 3 का है जो अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ गया। बात करते हैं हम देखो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की। तो देखो जो रेडियो एक्टिव डीके चेन है, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में, जिसे हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो भाई N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, डैश डैश जाके ये हो गया। तो ये सारे क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। तो जब काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ये चलता है ना, तो एक रिलेशनशिप डेवलप होगा डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस के बीच में, जिसको हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन वो कब स्टेब्लिश होगी, तो कितना टाइम पे होगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए, उसी को हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब डॉटर न्यूक्लियस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, और साइमल्टेनियसली डीके भी हो रहा हो, तो एक टाइम पे क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन में और रेट ऑफ डीके में। भाई N3 है, N3 को किसने प्रोड्यूस करा, N2 ने। अब N3 खुद डीके भी हो गया N4 में, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है और रेट ऑफ डीके है, कुछ समय बाद इनमें एक बैलेंस बनेगा, उसे ही हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब वो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बैलेंस होगा कैसे, क्या मैथमेटिकली वो दिखेगा, ये सब डिसाइड करता है डीके कांस्टेंट, ठीक है, या हाफ लाइफ की मैं बात करूँ तो मैथमेटिकली क्या रिलेशन होगी, वो डीके कांस्टेंट या रिलेटिव हाफ एक्टिविटी डिसाइड करता है, या एक्टिविटी हम सिंपली कहें एक्टिविटी डिसाइड करेगा। तो एक्टिविटी की क्या रिलेशन है डॉटर न्यूक्लियस के बीच में, पेरेंट न्यूक्लियस के बीच में, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो 3 केस अराइज होते हैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। समझ में आया, एक बैलेंस स्टैब्लिश होता है जैसे मैंने बताया। एक होता है सेकुलर इक्विलिब्रियम, एक होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, और एक होता है नो इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम बना ही नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट हाफ लाइफ इज मच लॉन्गर देन डॉटर हाफ लाइफ। तो पेरेंट हाफ लाइफ यदि मच लॉन्गर है तो सेकुलर इक्विलिब्रियम, पेरेंट हाफ लाइफ लॉन्गर है बस डॉटर से तो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, और पेरेंट हाफ लाइफ बहुत छोटी है तो नो इक्विलिब्रियम। समझ में आया। तो देखो कितना ज़्यादा आसान हो गया। पेरेंट की जो हाफ लाइफ है बहुत छोटी है, यानी बहुत छोटी होने का मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी डीके हो गया, तभी तो कहेंगे कोई इक्विलिब्रियम बना ही नहीं, डीके ही हो गया, तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं। अब पेरेंट हाफ लाइफ थोड़ी सी लंबी हुई तो एक ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। लेकिन पेरेंट की जो हाफ लाइफ है बहुत ज़्यादा है, मच लॉन्गर है डॉटर से, तो सेकुलर इक्विलिब्रियम। तो शॉर्टर, लॉन्गर, मच लॉन्गर, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप हाफ लाइफ के बेसिस पर याद रख सकते हो, किसके बेसिस पर, हाफ लाइफ पर। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका हो गया। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम को हम समझते हैं। तो देखो एक जनरल सेटअप देख लेते हैं पहले। तो हम जनरली 3 मेंबर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये पेरेंट हो गया, डॉटर हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो ब्रेटमैन सॉल्यूशन हम जानते हैं N1 पहले के लिए ये हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई के लिए ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। इन पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में ही स्टेबिलिटी, वो रिलेशनशिप बनती है, वही इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। एंड प्रोडक्ट वाले से लेना देना नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। रेडियो एक्टिविटी इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है, व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आफ्टर सफिशिएंट टाइम। तो N1 हो गया। एक्टिविटी, ये पेरेंट न्यूक्लियाई की एक्टिविटी होगी, ये भी हमने पढ़ ली, λ1 N1 की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये डॉटर न्यूक्लियाई की एक्टिविटी होगी। दोनों के बीच में आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो देखो λ1 कट जाएगा, λ2 λ-1 बचेगा। तो इन दोनों का बस मैंने डिवाइड करके लिखा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रेशियो ही डिसाइड करता है किस तरीके का मतलब रिलेशनशिप बनेगा, क्या होगा, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी। तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम। तो मैंने सेकुलर इक्विलिब्रियम कब बताया था, हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो है ना पेरेंट न्यूक्लियाई की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मच लॉन्गर। तो देखो इसलिए 2 साइन ग्रेटर के लगाए मैंने, एक नहीं लगाया, ठीक है। एक तब लगाता लॉन्गर कह देता, ठीक है ना। तो लॉन्गर कह रहा हूँ तो ये साइन लगा दो, मच लॉन्गर कह रहा हूँ तो ये साइन लगा दो, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई लैम्डा क्या होता है, ln2 अपॉन में ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो पेरेंट लाइफ है बहुत ज़्यादा होगी डॉटर से, तो एक कंडीशन है सेकुलर इक्विलिब्रियम की, ये हमने लिखा। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं डीके कांस्टेंट, है ना। जो डीके है वो वेरी स्लोली, देखो वेरी स्लोली तो लिखूंगा, है ना, क्योंकि देखो उल्टा साइन चेंज हो जाएगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो λ1 क्या, देखो कितना कम है किससे, λ2 से। तो डीके का कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट है, तो स्लो, वेरी स्लो डीके हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बहुत स्लो डीके होगा, खत्म ही नहीं हो रहा है, तभी तो हाफ लाइफ ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो देखो मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो देखो डॉटर एक्टिविटी ये होती है हमारे पास सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मूला है डॉटर एक्टिविटी का, λ1 λ2 N1। आप N2 से भी लिख के कर सकते हो, N2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, कोई मतलब फ़र्क नहीं है, λ1 N1 आ जाएगा, उससे भी लिख कर सकते हो λ1, ये है
ठीक है, अब देखो ध्यान से, भाई लैम्डा टू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो लैम्डा वन कम है तो वो भी वैसी बात है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस है, ये तो कुछ खास आएगा नहीं, तो लैम्डा वन लैम्डा टू एन नोड, तो मैं खाली नीचे लैम्डा टू लिख लिया। अच्छा, अब देखो कुछ टाइम के बाद, अब जब लैम्डा वैल्यू टू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ई अपॉन में लैम्डा टू टी लिखो। जब टाइम भी बहुत ज़्यादा ऑन लूँ मैं काफ़ी एट सफिशिएंट टाइम, तो ये जो दोनों नंबर है लैम्डा टू भी ज़्यादा है काफ़ी टाइम के बाद भी, तो ये टर्म तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ऑलमोस्ट ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये 1 0 के टर्म के इक्वल आएगी, तो बहुत ज़्यादा सेवरल ड्यूटर्स हाफ लाइफ जब पास हो जाएंगी, तो ये वाली जो टर्म है ना ये बिकम्स नेग्लेजिबल, तो ये तो गई, तो यही बचेगी मेरे पास टर्म, ठीक है, समझ में आया। तो ए टू इज इक्वल टू लैम्डा से टू से लैम्डा टू काट देंगे, समझ में आया, ठीक है। ये लैम्डा एन नोड और ये तो ए वन ही होता है, बस हो गया ख़त्म, समझ में आया। तो देखो ए टू इज इक्वल टू ए वन आ गया, तो ये सेकुलर इक्विलिब्रियम है, क्या है, सेकुलर, ये वर्ड क्या बना मैंने, सेकुलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कब होता है, जब ये ई टू द पावर वो, हाँ, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू वाली टेंड्स टू 0, या मैं ऐसे कह सकता हूँ लैम्डा टू जो है बहुत ज़्यादा है 1 से, है ना, यानी जो टाइम होगा एट किस 1 अपॉन लैम्डा टू ज़्यादा है ना, इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब लैम्डा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे अभी लैम्डा 1 टी को मैंने इक्वल नहीं लिखा, मतलब वैल्यू रहेगी 1 के आसपास, लेकिन फिर उसको मैंने 1 में वो कर दिया, तो ये मत सोचना इसको हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ 1 कोई वैल्यू 1 है, सफिशिएंट वैल्यू है, तो उसको मैं ये वैल्यू को 1 लिख लिया, लेकिन वो लैम्डा एन नोड को मैं ए वन भी तो लिख सकता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो आएगा तो ए वन ही, समझ में आया। तो ये चीज़ है, ए टू को लैम्डा टू एन टू या ए वन लैम्डा वन एन वन हम जानते हैं, ये चीज़ होती है, समझ में आ गया, कोई डाउट है, ठीक है, ये हो गया। तो यही सेकुलर इक्विलिब्रियम है। तो एन मेंबर्स हों तो ए वन इक्वल होगा ए टू के, फिर ए थ्री इक्वल होगा, ए फोर इक्वल होगा, ए फाइव, तो ये सेकुलर इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम परमानेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या वो लिखते हैं, परमानेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रेशियो निकाल लो, ये यहीं से आया है रेशियो, तो एन टू अपॉन में एन वन इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन में लैम्डा टू, ठीक है। और ये दूसरे वाले का हाफ लाइफ, पहले वाले का हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक रिलेशन बन गई। तो काफ़ी बार एग्जाम क्वेश्चन में दे देगा आपको, ये रेडियोएक्टिव सीरीज जो है ना, ये सेकुलर इक्विलिब्रियम में है, तो ये निकालो, एन टू निकालो। तो जब सेकुलर इक्विलिब्रियम में है तो हम तो इसका इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझ में आया। तो ये है, तो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हाफ लाइफ थी ना पहले वाले की बहुत ज़्यादा थी, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है ना, तो ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा है, तो N1 ज़्यादा है, इसका मतलब कंपैरिजन करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जो डॉटर है लेस एब्यूडेंट होगा, N2 कम होगा देन द पेरेंट ही, ठीक है। येट इट्स एक्टिविटी इक्वल्स दैट ऑफ पेरेंट बिकॉज इट डिकेज मच मोर रैपिडली, समझ में। अभी होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो पेरेंट लाइफ होती है लॉन्गर होती है। देखो सेकुलर इक्विलिब्रियम की मैंने बात की, तो हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा किसकी, पेरेंट न्यूक्लियाई, देखो ओनली पेरेंट न्यूक्लियाई की लॉन्गर है। अब मैं यदि ये कहने लगूँ, देखो पेरेंट हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज़ वेरी लॉन्ग, ऐसे कहूँ, या ये कहूँ हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट इज़ लॉन्गर, बस तो एक ही ग्रेटर देन साइन लगा, वेरी लॉन्ग में तो ये आएगा, सिर्फ लॉन्गर लिखने से ही आएगा। तो जब ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, तो ये हो गया ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो पेरेंट हाफ लाइफ है सिर्फ लॉन्गर है डॉटर हाफ लाइफ से, ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्गर भी नहीं है, ठीक है। उल्टा करने पे या हम ऐसे कह सकते हैं लैम्डा वन टू लैम्डा टू, यानी डिके जो है फास्टर है, पेरेंट न्यूक्लियाई का डिके जो है जल्दी हो रहा है, ठीक है, देन द डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ में, सॉरी हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, तो पेरेंट हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, तो जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है वो, सॉरी जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, मतलब डिके हो रहा है पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से भी डिके नहीं हो रहा है, मतलब कंपैरिजन टू सेकुलर इक्विलिब्रियम में हम बात करें, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटमैन सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हम निकाल सकते हैं, एक्टिविटी का फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, N2 से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो लैम्डा टू ज़्यादा है, ठीक है, तो लैम्डा टू ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप लैम्डा वन को नेगलेक्ट कर सको, जैसे हमने पीछे किया था, तो हम नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो लैम्डा वन एंड नोड, ये लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन, यदि ये होता तो लैम्डा वन नेगलेक्ट किया जा सकता था डिफरेंस में, तो अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब एट सफिशिएंट टाइम,
ठीक है। तो ये जो टर्म है ना e टू द पावर लैम्डा 2, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, तो देखो लैम्डा 2 क्या है, ज़्यादा भी है, ये ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन टी भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट और ज़्यादा मिलेगा, तो ये वाली टर्म उड़ जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी, तो e टू द पावर माइनस के लैम्डा 1 टी। समझ में? यदि सेकुलर इक्विलिब्रियम में क्या होता था, ये वाली टर्म भी हम घटाते थे, लेकिन ये हम नहीं घटा रहे हैं यहाँ से। समझ में? ठीक है, तो ये हो गया, तो N2 ये आ गया हमारे पास सिंपली, और ये मेरे को क्या देगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1, ये N1 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो या मैं कह सकता हूँ N2 अपॉन में N1 क्या मिला, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1। अब यदि मैं यहाँ पे लैम्डा 1 घटाता हूँ ना, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 तो बचेगा, जो कि सेकुलर इक्विलिब्रियम में भी हमें मिला था। तो सेकुलर इक्विलिब्रियम में N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 ही तो मिला था हमें, ओ सॉरी लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 ही तो मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है। तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो ये रेशियो कांस्टेंट मिला है हमें। ठीक है, समझ में? एक्टिविटी भी निकालो आप, यहाँ से इसी को ना एक्टिविटी फॉर्मूला भी रख के कर सकते थे, तब भी आता। A2 अपॉन में A1 क्या होगा, लैम्डा 2 अपॉन में N2 लैम्डा 1 अपॉन में, ये हमने अभी भी निकाला ही है, तो ये हमारे पास लैम्डा 2 आ गया, और ये लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 1। ठीक है, समझ में? तो ये हमने एक्टिविटी भी निकाल लिया। हाफ लाइफ के टर्म्स में देखो इन्वर्स हो गया ये। ठीक है, सिंपल है, समझ में? तो एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है ना? तो जैसे सेकुलर की बात करता तो मैं सेकुलर इक्विलिब्रियम में कैसे लिखता, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ऐसे लिखता, लेकिन ध्यान रखना ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस के लैम्डा 1 करना पड़ेगा। देखो वो पहले सेकुलर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बन गया माइनस लैम्डा 1 करके, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम का केस बन गया। अब इसको N2 1 अपॉन N1 है, एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो याद रखना, देखो कितना आसान है कि उससे, समझ में? तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या है भाई, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 है, यही तो है। ठीक है, समझ में? अब एक्टिविटी की यदि तरफ देखो तो ये ज़्यादा है, तो एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, डॉटर न्यूक्लियाई की, तो डॉटर एक्टिविटी एक्सीड्स द पेरेंट एक्टिविटी बाय द कांस्टेंट। तो एक कुछ कांस्टेंट, ये वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 आएगी मेरे पास, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इस फैक्टर से ज़्यादा हो गई एक्टिविटी डॉटर न्यूक्लियाई की। पहले क्या था, सेकुलर का केस में क्या था, डॉटर एक्टिविटी दोनों इक्वल थी। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या है, डॉटर एक्टिविटी जो है पेरेंट न्यूक्लियाई से ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ गई बात? ये है। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा 2 ज़्यादा है ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 से, तो ये कह सकता हूँ मैं, तो ग्रेटर देन 1 है। सेकुलर में हमने प्रूफ भी किया है कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 है, तो ये डिफरेंस आ गया। सेकुलर में सेम था, इसलिए वर्ड सेकुलर इस्तेमाल किया गया उसके लिए। ये ट्रांजिएंट है, मतलब मिड में है। ठीक है, और थोड़ा यदि टाइम यदि जाए तो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम सेकुलर में बदल भी सकता है। तो टोटल एक्टिविटी निकालना तो दोनों का ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल है। बात करते हैं नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैंने बताया आपको, जो हाफ लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा है पेरेंट की, तो सेकुलर। हाफ लाइफ ज़्यादा है मैंने जब बताया, तो ट्रांजिएंट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ हाफ लाइफ ना तो बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉन्गर, वेरी लॉन्गर नहीं, लॉन्गर भी नहीं है ही नहीं, कम है, वेरी शॉर्ट। अब ये साइन मैं बदल दे रहा हूँ। अब इस केस में नो इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, नो इक्विलिब्रियम, तो ये आ गया, उल्टा हो जाएगा लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो वही है सिंपल, बैटमैन सॉल्यूशन आप निकालो। ठीक है, तो बैटमैन सॉल्यूशन आप निकालो, तो ये हो गया फॉर लार्ज टी, है ना। तो हमारे पास क्या है, अब भाई लैम्डा 1 ज़्यादा है ना, तो लैम्डा 1 ज़्यादा है, तो 1 अपॉन में E2 लैम्डा 1 टी में लिखूंगा जब इसको, तो लैम्डा 1 ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा है फॉर लार्ज टी, तो ये टर्म और ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली टर्म उड़ गई। तो आपके पास N2 क्या बचा, आपके पास लैम्डा 1 लगभग लैम्डा 1 एम नोड लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 टू द पावर माइनस के लैम्डा 2, ये बचा। A2 क्या बचा आपके पास, A2 लगभग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 एम नॉट ए टू द पावर माइनस के लैम्डा 2, क्योंकि देखो A2 होता क्या है, A2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 N2 तो है, तो इसमें लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ठीक है, A1 आपसे यदि पूछे A1 क्या होगा, है ना, A1 आपसे पूछे तो ध्यान से देखो A1 क्या होना, वैसे A1 होता क्या है, लैम्डा 1 N1, या मैं कहूँ लैम्डा 1 एन नॉट e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, यही तो है A1। लेकिन ये वाले टर्म तो इक्वल टू 0 है, तो ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है, तो A1 तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म इक्वल टू 0 है। तो मैं देखो यहाँ साफ तरीके से लिख देता हूँ,
A1 क्या आएगी मेरे पास, क्योंकि हमें तो इन दोनों का रेशियो तो देखते हैं हम। A1 होता है λ1 n1, तो λ1 n नोड माइनस के λ1 t, तो A1 टेंड्स टू 0 नो इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है, समझ में आया। तो A1 0 आ गया, तो ये जो रेशियो है, तो A2 अपॉन में A1 रेशियो ये इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन मैंने टेबल में बताया, सेकुलर इक्विलिब्रियम में पेरेंट न्यूक्लियस का हाफ लाइफ वेरी वेरी लॉन्ग, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम पेरेंट न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ लॉन्ग, पेरेंट इक्विलिब्रियम हाफ लाइफ शॉर्ट। याद रखना, देखो कितना आसान। सेकुलर इक्विलिब्रियम में जो A2 है इक्वल टू A1 है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में A2 अपॉन में जो A1 है ना, ठीक है ना, आपके पास वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। समझ में आया क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, ये λ2 अपॉन में λ2 माइनस के λ1 है, ठीक है, ये आ रहा है। इसमें A2 अपॉन में जो A1 है ना वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये कंडीशंस हैं किसकी, हमारे पास एक ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की या नो इक्विलिब्रियम की सेकुलर। तो सेकुलर में रेशियो 1 आ रहा है या ये 2 इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे रेशियो ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये रेशियो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू डी है, ये कांस्टेंट है। यहाँ इनफाइनाइट है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इक्वल है। तो दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, और बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।